हाँ तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि फिजिक्स इज इजी। फिजिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अगर हम उसको समझ लें, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझ लें और उसके पीछे की साइंस को हम लोग समझ लें, तो आज बच्चों मैं आपको क्लास 12th के कोर्स को एक्सप्लेन करूंगा और उसके पीछे का क्या लॉजिक है उस लॉजिक को बताऊंगा कि कैसे वो चैप्टर उन्होंने अरेंज किए हुए हैं। आपकी बुक में कैसे चैप्टर नंबर उन्होंने डाला हुआ है, पहला चैप्टर ये है, दूसरा वो है, तीसरा वो है, ऐसा क्यों है। और फिर मैं आगे के जो भी लेक्चर्स हैं उनमें उन सभी कॉन्सेप्ट को समझते हुए पढ़ेंगे और सीखेंगे। मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर रहा हूं कि बहुत छोटी वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। उस वीडियोस में कोर कॉन्सेप्ट को समझेंगे फिजिक्स के, कि उसके पीछे कौन सी साइंस, कैसी साइंस, क्या यूज हो रहा है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप वो कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है न्यूमेरिकल सॉल्विंग और बाकी सारी चीजें भी। तो ये डिस्कस कर लेते हैं, रिड्यूस कर देता हूं मैं क्लास 12 का सिलेबस को एक बारी। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन की स्टडी। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक मतलब रुका हुआ। तब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ होता है तो उस इलेक्ट्रॉन की रुकी हुई स्टडी यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्टैटिक कंडीशन को हम लोग जहां पे पढ़ते हैं उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब जब हमने ये पढ़ लिया, सब कुछ सीख लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, हमने तब इलेक्ट्रॉन को रुका हुआ पढ़ लिया है तो अब इलेक्ट्रॉन को चलाते हैं, अब इलेक्ट्रॉन को चलता हुआ पढ़ते हैं। तो हमने फिर दूसरा चैप्टर बनाया कि चलो ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को चलाना है तो हमने उसका नाम रखा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का साधारण शब्दों में मतलब होता है बहाव, बहना किसी भी चीज का। यानी कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जब इलेक्ट्रॉन बह रहा था तो हमने क्या बोला उसको, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट मतलब बहाव, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बहना। यानी कि सभी कैरेक्टरिस्टिक्स तब इलेक्ट्रॉन चलेगा, उसकी क्या क्या होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सब चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बच्चों क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब तब हम ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन की मोशन वाली कंडीशन स्टडी कर लेंगे, तो फिर हम ऐसा सोचते हैं कि अच्छा इलेक्ट्रॉन तब चलेगा तो वो अपनी चारों तरफ क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, क्या क्या इफेक्ट बनाएगा। तो हमने देखा कि तब इलेक्ट्रॉन चलता है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट तब बनता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट होता है और वो इफेक्ट होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, नया चैप्टर बनाया जाए और उसका नाम क्या रखा गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट हमने यहां पढ़ा था उस करंट के इफेक्ट को पढ़ने के लिए फिर हमने क्या किया, एक और चैप्टर बनाया, इसका नाम हमने रखा गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर हम ये कहें कि तब चार्जेस फ्लो होते हैं यानी कि तब इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है तो वो क्या प्रोड्यूस कर देता है, क्या पैदा कर देता है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा कर देता है। यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करने का एक कारण होता है कौन, करंट का चलना, करंट का बहना। तो लोग कहने लगे कि अच्छा फिर जो हम मैग्नेट देखते हैं, चुंबक देखते हैं, ये क्या है, उसमें तो हमें करंट लगता ही नहीं। तो हमने फिर एक और चैप्टर बनाना पड़ा और लिखा कि जरूरी नहीं है कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है यानी कि जो मैग्नेटिज्म है वो केवल करंट की वजह से है, मैग्नेटिज्म मैटर की वजह से भी आ सकता है। तो हमने कहा मैग्नेटिज्म एंड मैटर एक चैप्टर बनाया गया। यानी कि हम लोग अब फिर उसके बाद ये भी पढ़ने लगे कि जो मटेरियल है अपनी दुनिया में वो कुछ कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो फिर हमने ये वाला चैप्टर पढ़ा। फिर तब हमने पूरी स्टडी कर ली इलेक्ट्रिसिटी को लेकर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के बेसिकली मैं बोलूं तो। और वो कहां की हमने, वो हमने की इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी में। फिर हमने कंप्लीट स्टडी की किसको लेकर के, मैग्नेटिक को लेकर के। तो फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, एक कंबाइंड चैप्टर बनाया जाए, इसका नाम रखा गया बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यूज है, मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज है, और उनका इंडक्शन प्रोसेस बिना कांटेक्ट में आए किस तरीके से वो सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसके नाम पर एक चैप्टर बनाया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। और ईएमआई और एसी मैंने साथ साथ लिख दिया है क्योंकि हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स भी उसे बनाएंगे। तो ईएमआई और एसी चैप्टर बनाएंगे यानी कि हमने कंप्लीट स्टडी इलेक्ट्रिसिटी की और मैग्नेटिज्म की करने के बाद चैप्टर पढ़ा है कौन सा, ईएमआई। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें उस चैप्टर का नाम रखा गया बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव। एज यू नो, मैंने पहले बताया था कि तब इलेक्ट्रिसिटी की नॉलेज हमें हो गई, मैग्नेटिज्म की नॉलेज हमें हो गई, तो फिर हमने उनको कंबाइन करके बताया कि ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कंबाइंड इफेक्ट ईएम वेव भी कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहलाता है, जिसको हमने ईएम वेव नाम चैप्टर से पढ़ा। अब हमने देखा कि जो ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और यही बात हमें पता था कि ये लाइट की भी स्पीड होती है। तो हमें समझ आ गया कि जो ईएम वेव है वही एक्चुअली क्या है, लाइट है। अब जब जैसे ही हमें पता लग गया कि ईएम वेव की स्पीड इतनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड इतनी है, तो फिर हमने सोचा कि चलो क्यों ना लाइट की भी स्टडी स्टार्ट कर दी जाए। फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया लाइट के बारे में यानी कि ऑप्टिक्स के बारे में। और ऑप्टिक्स में हमने सबसे पहले ये सीखा कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, सीधी चलती है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, लाइट सीधी चलती है तो फिर हम उसका नाम रखते हैं रे ऑप्टिक्स, यानी कि लाइट का सीधा चलना।
इसके बाद एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने कहा कि नहीं यार, लाइट सीधी नहीं चलती, लाइट तो फैलती है, पानी की तरह फैलती है। तो उन्होंने कहा कि लाइट तो वेव की तरह चलती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, रे ऑप्टिक्स नहीं होता है, वेव ऑप्टिक्स होता है, लाइट तो वेव की तरह चलती है। अब कुछ ऐसे फिनोमिनन है अपने दुनिया में, अपने नेचर में, जो रे ऑप्टिक्स को यूज करके प्रूव होते हैं, और कुछ ऐसे भी पाए गए जो वे ऑप्टिक्स को देख करके प्रूव होते हैं, यानी कि वे ऑप्टिक्स से कॉन्सेप्ट से प्रूव होते हैं। तो फिर इनके बीच झगड़ा चल गया कि भाई ठीक है, रे ऑप्टिक्स है कि वे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स है कि वे ऑप्टिक्स है। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, उन्होंने कहा कि देखो रे और वेव वालों, मैं आपको बता दूं कि ये दोनों के दोनों, रे भी है और वे भी है, यानी कि डुअल नेचर है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर। फिर नया चैप्टर बनाया गया, इसका नाम रखा गया डुअल नेचर, यानी कि दोनों, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यानी कि अपनी दुनिया के पास दो चीजें हैं केवल, या तो रेडिएशन है या फिर मैटर है। तब ये दोगली बात करना स्टार्ट हो गई कि भाई हम डुअल नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, डुअल नेचर होता है। तो फिर समझ आया कि नहीं यार, एक काम करते हैं, दोबारा से पूरी स्टडी स्टार्ट करते हैं, हम लोग नए तरीके से सीखेंगे कि एक्चुअल में है क्या, क्योंकि कंफ्यूजन पैदा हो गया कि भाई रे ऑप्टिक्स है कि वेव ऑप्टिक्स है, रेडिएशन है अपने नेचर में कि मैटर है, या क्या क्या चीजें हैं। फिर हमने दोबारा से स्टडी स्टार्ट करने की कोशिश की और सोचा कि क्यों ना हम एक काम करते हैं, चीजों को तोड़ के देखते हैं। यानी कि हमने चीजों को तोड़ना स्टार्ट किया, हमने सबसे छोटी चीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, जिसका नाम क्या था, एटम। तो हमने एटम की स्टडी की। तब हम एटम की स्टडी कर रहे थे, एटम को देख रहे थे कि यार एटम क्या है, तो उसको तब तोड़ा, उसको समझा, तो उसमें से हमें पता लगा कि उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। अब एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो फिर नया चैप्टर बनाना पड़ा, इसका नाम क्या रखा हम लोगों ने, न्यूक्लियर। अब एटम के बाद हमने क्या रखा, न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियर की स्टडी कर रहे थे हम लोग, तब लोगों ने कहा कि भाई तुमने इतना सब कुछ पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि मैग्नेटिज्म, ईएम वेव, रे ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, इवन एटम, न्यूक्लियर, क्या मिला उससे, क्या क्या चीज हासिल की। तो फिर साइंटिस्टों ने कहा कि चलो ठीक है, हम कुछ डिवाइसेस बनाते हैं, और इन सब के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम लोगों ने कुछ डिवाइसेस बनाए। इसका नाम, चैप्टर का नाम क्या रखा गया, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो बच्चों यहां तक की स्टडी आपको करनी है, ये पूरी की पूरी जर्नी आपको करनी है। यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, लॉजिक गेट तक पढ़ना है। इन पूरे के पूरे चैप्टर्स के अंदर जो भी टॉपिक्स आते हैं, उन टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग उनको सीखेंगे कि एक्चुअली उनके अंदर की साइंस क्या है, उनके पीछे के लॉजिक क्या है। जैसे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करूंगा, तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताऊंगा, सबसे पहले मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसे बेस कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके अंदर जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके भी देखेंगे कई चीजें कि क्या सच में वो चीजें जो हम इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन में जो लिखी हुई है, वो एक्चुअल में होती है कि नहीं होती है। तो इन पूरे टॉपिक, इन पूरे चैप्टर की स्टडी हम लोग ऐसे डिटेल में करने वाले हैं। तो बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ूंगा और आगे की चीज आपको समझाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।